जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी आदरणीय राहुल पटेल जी ने हैंड रेज किया है। जी आदरणीय राहुल जी, अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार, जोहार। आचार्य जी को भी, महेंद्र पाल सर को। सर, आपने एक बात बताई कि उत्तर प्रदेश में जो पुंसवन संस्कार होता है, गर्भोत्सव, शायद उसी को आप कह रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसमें क्या किया जाता है, क्या बताया जाता है पत्नी महिला को? अच्छा, ठीक है साहब। इसमें ऐसा है, तीसरे महीने से लेकर 5वें महीने तक का टाइम होता है। उसमें कुछ योगा भी सिखाए जाते हैं, खान पान आपका मतलब जो कैसा होना चाहिए, और जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में उसके माता सास ससुर हैं या लड़के के माता पिता हैं, खुद जो उनका पति मतलब बच्चे का पिता बनने जा रहे हैं वो सबको बिठाला जाता है। उनको शपथ कराई जाती है कि जो आपके आपस में वार्ता हो, वो वार्ता आपकी मतलब जो है अच्छी होना चाहिए, ना कि मतलब जो है आपके आपस में झगड़ा फसाद वाली होना चाहिए। खान पान में भी सात्विक भोजन होना चाहिए, और जो आपके मतलब जो चित्र बन या जो भी आपका मतलब जो टीवी देख रहे हैं, कोई भी तरह ऐसे कोई भी चीज ना देखें कि उससे मतलब जो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े। इस पे एक शांति कुंज में हमारी गायत्री शर्मा जी जो है सीएमओ रह चुकी है, उन्होंने एक वीडियो फिल्म बनाई है। उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से गर्भ के अंदर बच्चा, जो हम क्रोधित होते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, तो वो बच्चा छटपटाता है। और जब हम आपस में ऐसा अच्छा संवाद करते हैं या कोई संगीत तरह भजन सुनते हैं, तो बच्चे के अंदर चेहरे के ऊपर जो है एक मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराहट या छटपटाहट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो कि गर्भ में बच्चे जो होते हैं या फिर जो नवजात बच्चे होते हैं, बड़े भी, वे उनमें कुछ रिफ्लेक्स रहता है, जैसे गिरने पर हाथ रोक लेना या किसी दूसरे को उबासी करते देख स्वयं उबासी करने लगना। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है और ये इनवॉलंटरी होते हैं। दूसरा जो प्रकार का मुस्कुराहट या छटपटाहट हो सकता है, वो सोशल रिस्पॉन्स हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति कोई एक्शन ले रहा है जिसके रिस्पॉन्स में मैं मुस्कुराऊं या छटपटाऊं, दोनों दो चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि गायत्री शक्तिपीठ की जो सीएमओ हैं, गायत्री शर्मा, बेसिकली एक छद्म विज्ञान का आड़ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने आपके जो सुखदेव जी थे या अष्टावक्र थे और मन्नु था, इनके कई ऐसे प्रसंग सुने हैं आपने मतलब जो है कि वो किस प्रकार से गर्भ में ही उन्होंने ये सारी बातें सीख ली थी। तो गर्भ का ये बाकायदा वैज्ञानिक मतलब जो है प्रशिक्षण दिया गया है कि मतलब जो है कि गर्भिणी को किस प्रकार से अपना आचार विचार मतलब करना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुए हैं कि गायत्री परिवार के जो हमारा एक चल रहा है गर्भोत्सव, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसके पक्ष में ये हमारा बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। पूरे भारत, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में चल रहा है कि जहाँ जहाँ गर्भणियां हैं तो हमारी बहनें जाकर जो है उनको एकत्र करती हैं, इसी के बारे में सब बताती हैं कि किस प्रकार से हमको मतलब उठना बैठना सारा कुछ बताती हैं। तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, ये देखा गया है। हमने खुद संस्कार कराए हैं। वो बच्चे जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद भी उनका व्यवहार इतना अच्छा मतलब जो रहा है कि बहुत अच्छा रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गर्भोत्सव में मतलब जो है, गर्भोत्सव का मतलब ये है कि गर्भ को में बच्चे को अच्छा ज्ञान देना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब जो है खान पान आपका सही होगा, आपका रहन सहन उठना बैठना सही होगा, तो बच्चे सारे गुण बच्चे के अंदर आ जाएंगे। यही गर्भोत्सव का है। उसमें खीर, ये औषधियाँ होती हैं, औषधियाँ आपका है गिलोय होती है, और आपका मतलब जो है बड़ होता है, बड़ की पत्ती होती है, और आपका मतलब जो है पीपल की कोपल होती है। ये चीज औषधि के रूप में करते हैं। और खीर की आहुति दी जाती है, खीर गर्भणी को खिलाई जाती है, और बच्चे को भी आश्वासन दिया जाता है कि मैं पूरी निष्ठा से अपने आप के जो मेरे गर्भ के अंदर बच्चा है उसका मतलब जो देखभाल करूंगी। परिवार के लोगों का भी होता है कि बच्चे को अच्छा खान पान दिया जाए, जिससे कि बच्चा जो है स्वस्थ उत्पन्न हो। इन सारी चीजों का मतलब जो उसको ज्ञान कराया जाता है। यही मतलब जो बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी के समय में जो बच्चे उत्पन्न होंगे, इसमें मुस्लिम महिलाएं भी आ रही हैं। मुस्लिम महिलाएं भी मतलब जो है ये संस्कार करा रही हैं। ये बहुत मतलब जो
हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा संक्षेप मैंने बताया, गर्भोत्सव मतलब ये होता है। तो आपको अगर कुछ और कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे यही जानना था। ऐसे तो सही पूछें तो किसी धर्म का ये प्रोप्राइटरी राइट नहीं है, न इस्लाम का ना गायत्री धर्म का, कि नहीं। एक गर्भवती महिला को के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसको पौष्टिक आहार की सख्त ज़रूरत है। लेकिन दो बातें इस दौरान आपने ये भी कह दिया कि 80% ब्रेन डेवलपमेंट जो है गर्भ में होता है। ऐसा नहीं है। ये अभिमन्यु अष्टावक्र वाला जो भी कहानी है वो केवल कहानी ही है। 80% जो रिसर्च के रिपोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 2 साल तक का जो बच्चा है 80% डेवलपमेंट ब्रेन का 2 साल तक हो जाता है, और बाकी जो है धीरे धीरे 20% होता है। लेकिन 80% डेवलपमेंट का कतई ये मतलब नहीं है कि वो विज्ञान और गणित सीख लेगा। 80% कहने का मतलब है कि जो बेसिक चीज़ है, क्यूरियोसिटी है, एम्पैथी है, व्यवहार है, ये सब, एंगर कंट्रोल है, ये सब चीज़ें वो कैसे अपने शरीर को बैलेंस करता है, मतलब फिजिकल और मेंटल, ये दोनों चीज़ जो हैं, मोटर स्किल्स वगैरह, ये 80% डेवलपमेंट का ये मतलब। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो 80% 20% की बात हो रही है, यह कुछ सीखने सिखाने की बात नहीं हो रही है, यह ब्रेन के वॉल्यूम की बात हो रही है। यानी एडल्ट होकर, वयस्क होकर जो बच्चे का जितना बड़ा ब्रेन होगा, उसका मान लीजिए उसको 100%, तो उसके 80% वॉल्यूम बच्चा पैदा होने के बाद 2 वर्षों के अंदर गेन करता है, न कि गर्भ में। अगर गर्भ में 80% वॉल्यूम अगर गेन कर ले बच्चा, तो वेजाइनल कैनाल से पैदा होना ही असंभव हो जाएगा। हर बच्चा सिजेरियन फिर पैदा होगा। यह जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि फर्स्ट 2 इयर्स में ही बच्चे का 80% डेवलपमेंट होना है ब्रेन के वॉल्यूम का, तो उस समय में न्यूट्रिशन निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तो अच्छा होना ही चाहिए। दूसरा चीज़, आपने सात्विक भोजन की बात की। मैं अपने बच्चे के बारे में बताता हूँ कि जब 1 साल तक था तो मैं हमेशा लगभग सभी लोगों से बातचीत के दौरान कंप्लेन करता था कि बड़ा दुबला पतला है, कमज़ोर है। 1 साल 2 महीना तक, पिछले 1.5-2 महीने से मैं उसको अंडा खिला रहा हूँ। रोज़ 1 या 1.5 खा जा रहा है, कभी कभी 2 भी खा जाता है। और मैं काफ़ी फ़र्क महसूस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उसका वज़न और उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है, मैं दोनों काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पा रहा हूँ। बेसिकली आइडिया यह है कि कोई भी सीड जो होता है, चूँकि उसको जर्मिनेट करना होता है एक फुल फ्लेज्ड बॉडी में, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, तो उसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रहता है और सफिशिएंट अमाउंट रहता है। इस लिहाज से सारे बीज और अंडा, ये सारे न्यूट्रिशन के मामले में बेहद ही बैलेंस्ड और सफिशिएंट होते हैं भावी पीढ़ी के लिए। तो अगर उसे आप खिलाएंगे, स्वयं खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, तो काफ़ी मतलब अच्छा डेवलपमेंट देगा हर तरह से, फिजिकल और मेंटल भी। लेकिन थोड़ा सा अंतर यही करना चाहूँगा कि चूँकि पेड़ पौधों के जो सीड्स होते हैं, उसका जो कवर होता है वो बाय डिजाइन प्राकृतिक रूप से ही या उसमें डिजाइन रहता है कि कोई भी जानवर अगर उसे खाएगा तो पूरा पच नहीं पाएगा। उसके खोल में, उसके कवर में कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं। तो सीड्स, इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग बड़ा बादाम को छील के खाते हैं या इस तरह के जो हैं। तो लेकिन अंडा जो है, अंडा कहीं से भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डाइजेशन में वो रुकावट पैदा करे। यानी मैं बात कर रहा हूँ बायो अवेलेबिलिटी की, कि कोई फूड जब खाते हैं तो कितना बायो अवेलेबल है। अंडा जो है बेस्ट बायो अवेलेबल चीज़ है, और दूध भी है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। सात्विक कह देने से ही सब चीज़ें नहीं हो जाती हैं। पूरा दुनिया जो है, इनफैक्ट भारत में भी लगभग 60-70% लोग, ऐसा नहीं है कि पूर्ण शाकाहारी हैं, और बाकी दुनिया अच्छा ही कर रही है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि केवल शाकाहारी खाने से लोग ज़्यादा विचारवान बन जाएं या सात्विक बन जाएं या जो भी है। मैं ये कहना चाहता था 2 चीज़ें, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और भी बातें कहना चाहता था।
आपने एक बात छेड़ा कि शादी विवाह मरनी जियनी में, तो मुझे याद आया हमारे एक महेंद्र चौधरी सर हैं जो पटेल बौद्धिक मंच से जुड़े हुए हैं। वो सामूहिक विवाह का बार बार विरोध करते हैं। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ हम आप सभी को कि वो सामूहिक विवाह का विरोध करते हैं इस बिना पर कि क्या हमारी लड़कियाँ गाय भैंस हैं कि ऐसी सामूहिक विवाह में भेड़ की तरह हाँक दिया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि आपने वो बात छेड़ी और आपकी बात अच्छी लगी मुझे, तो मैं उसमें और ऐड करना चाहता हूँ यह कि देखिए जो समर्थवान हैं वो अपनी भव्यता के साथ शादी विवाह करें, लेकिन समाज में पांचों उंगली बराबर तो नहीं है। तो यदि हम लोग सामूहिक विवाह जैसे बहुत कम खर्चे वाले विवाह जैसे कि मान लीजिए कि बौद्धिक रीति से, अर्जक रीति से या गायत्री रीति से बहुत कम खर्चे वाले विवाह शादी का अगर प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा करेंगे, लोगों को विकल्प नहीं देंगे, तो बेसिकली हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि तुम वही पद्धति अपनाओ जो सारे बाकी लोग अपना रहे हैं, चाहे तुम समर्थवान हो या नहीं हो। तो फिर तो ये लोगों को ये ट्रैप में फंसाने वाली बात है। इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे अनेकों प्लेटफॉर्म दें, जिसको इस्तेमाल करना है वो करेगा, जिसको इस्तेमाल नहीं करना है, भव्यता दिखाना है वो भव्यता दिखाए। दूसरी बात, आपने मरनी का आप लोग जो विरोध करते हैं मृत्यु भोज का, ठीक है आप लोग विरोध कीजिए, मैं उसका एक्चुअली सपोर्ट करता हूँ। मरनी के भोज का दूसरे रूप में सपोर्ट करता हूँ, आज वाला जो भव्यता है उसमें नहीं, पर फिर भी वहाँ भी यही बात लागू होती है। अब इसके पहले मैंने जब अपना वक्तव्य दिया था इसी प्लेटफॉर्म पर 2 सप्ताह पहले, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि मेरे बगल में एक राजपूत जाति के लोग हैं, अपने बच्चे के मुंहजूठी में बहुत भव्यता से, शादी विवाह जैसी भव्यता से उन्होंने आयोजन किया। एक और एक उसी समय के आसपास, उसी सप्ताह में एक विधायक हैं, पटेल जाति से ही हैं, कुर्मी जाति से ही हैं, करगहर विधानसभा के, उन्होंने अपने शायद माता जी के मरने पर बहुत भव्य आयोजन किया था। मैं कहना यह चाहता हूँ कि चूंकि ये भव्यताएं दूसरे कारणों से भी की जाती हैं, जो व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी बढ़ाना हुआ, तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। जिनके पास पूंजी है वो अनेक कारणों से ऐसा करते हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि बजाय लोगों को स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि भाई तुम ये मृत्यु भोज बंद करो, लोगों के दिमाग में यह डालना बहुत जरूरी है कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि आप भव्यता से करें कि आप सादगी से करें, जैसे आपको लगता है वैसे करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लगता है कि हाँ भाई भव्यता से करेंगे तभी तो ऐसा होगा, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे दिमागों में भरा हुआ है, हमारे लोगों के दिमागों में, कि नहीं नहीं शादी होना चाहिए तो धूमधाम से होना चाहिए, लड़की को नहीं तो खराब लगेगा, या फिर मरनी है तो नहीं ऐसे ही होना चाहिए, बुफे देना चाहिए, और क्या कहते हैं उसको, पंडितों को सेजिया दान देना चाहिए, है ना। ये जो जी मैडम, इसमें किन्हीं की आवाज आ रही है, कृपया अपने को म्यूट कर लें आदरणीय राहुल जी के अलावा। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड पाल रखा है सामाजिक विषयों में, हम लोग उनको ध्वस्त करना शुरू करें। कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं। अगर आप भव्यता से कराएं तब भी ठीक है, यदि आप एकदम सादगी से कराएं तब भी एकदम ओके है। मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं यहाँ पे शादी कराया और उसमें जो नाश्ता था तो मिठाई मैंने एक ही दी और दूसरा जो है फल दे दिया, आम दे दिया। जनरली आप कहीं भी ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई नाश्ते में फल देता हो, सब लोग मिठाई देते हैं, नमकीन देते हैं। अभी मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने बहुत ही से अपमानजनक पाया। उन्होंने मुझे मतलब बहुत 3-4 साल तक लगभग ये कोसा कि अरे लोग क्या कहेंगे, हमारे गांव में लोग हंस रहे थे, है ना, ससुराल में, कि लोग बताइए आपने कैसा दामाद खोजा ऐसा। मैंने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, उनकी अपनी तो औकात नहीं है कि एक फल खिला सकें, और अपने कैसे कैसे कर्जा काढ़ के ये करते हैं। तो मैं जब अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप काहे चिंता करें, वो खुद ही भूल जाएंगे और आप भी भूल जाएंगे, और यही हुआ भी। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड समाज में बना हुआ है हम लोग उस पर प्रहार करें
कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि शादी ऐसी ही होनी चाहिए, शादी वैसी ही होनी चाहिए, मरनी ऐसी ही होनी चाहिए, मरनी वैसी ही होनी चाहिए। एक बात ये कहना चाहता। दूसरा बात आचार्य जी, आपने यह भी बहुत अच्छी बात कही कि हमें दूसरी पद्धतियों को भी जानने की ज़रूरत है। बौद्ध अर्जक जगमित्र जी चलाते हैं एक वैश्विक पद्धति, चाहे गायत्री पद्धति, आर्य पद्धति। यह इसलिए है कि अगर हम सभी के दिमाग में लक्ष्य यह है कि ब्राह्मणों को हटाना है, तो मान लीजिए कि अगर केवल मैं हूँ, केवल गायत्री पद्धति ही सीखता हूँ और किसी दिन समाज जो है होलसेल में अगर बौद्धिक की ओर मुड़ गया और ब्राह्मणों ने फिर वहाँ जाके पैठ बना ली, वहाँ शीर्ष पे चले गए तो फिर ब्राह्मण ही बौद्धिक रीति से कराने लगेंगे। तो अगर लक्ष्य यह है कि हमें अपने लोगों को सर्व करना है, उनके कर्मकांड की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो हमें लगभग जितनी पद्धतियाँ उपलब्ध हैं उनमें से अधिकांश के बारे में जानना है। और सच्चाई तो यह है कि भारत में आज के डेट में बहुत सारे लोग बौद्ध पद्धति को मानने लगे हैं, अर्जक पद्धति को मानने लगे और यह तेज़ी से बदलाव हो रहा है। बहुत सारे कर्मकांड जो हैं लोगों ने कराने बंद कर दिए हैं। तो समय को देखते हुए हमें सभी पद्धतियां सीखनी चाहिए। मैं एकदम इससे सहमत हूँ आचार्य जी। मैं इतना ही कहना चाहता था। सभी को धन्यवाद। सर, आपने जो कहा बड़ा अच्छा है। सामूहिक विवाह और मृतक भोज, कहीं कहीं ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है वो बेचारे मजबूर होकर मतलब जो मृतक भोज कराते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक लाठी से नहीं हाँक रहा हूँ। मैं इसलिए कहा कि आपकी ठीक है, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे का। और सामूहिक शादियों का मतलब यह है कि हमारे पास पैसा है, हम किसी लड़की की हम शादी अगर समूह में कर देते हैं तो वो हमारे यहाँ तो यही होता है, जो पारितोषिक दिया जाता है, डबल बेड देते हैं, सीलिंग फैन देते हैं, बर्तन देते हैं, वो हमारा समाज देता है उनको। वो शादियां मतलब इस प्रकार से की जाती हैं और उसमें मतलब जो जिससे के मतलब जो है कि उन पे बर्डन ना पड़े, ये होता है और कोई नहीं। मतलब जो शादियां तो जज कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे भी सामूहिक विवाह हो या निजी रूप से विवाह हो जिसमें कोई लेन देन ना हो, वह भी ओके है। जी जी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो बना हुआ है ना कि लेन देन होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। इस गोल्ड स्टैंडर्ड की मानसिकता को तोड़ना जरूरी है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ। और मृत्यु भोज की जहाँ तक बात है, तो जो जिनके पास संसाधन है वो ना करें, लेकिन हम लोग आदि किसान के लोग इसलिए इसके पक्षधर हैं कि हमारे जीवन में दो ही ऐसे मौके हैं, एक शादी विवाह और दूसरा मरनी, जब जो है हमारा एक्सटेंडेड परिवार जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं आते हैं। ऐसा कोई भी तीसरा मौका नहीं है जब सारे लोग एक साथ मिल बैठ के आएँ। अगर हम जिस दिन मृत्यु भोज बंद कर दें, तो ज़रा सुन लीजिएगा आप लोग, मृत्यु भोज जिस दिन बंद कर दें तो होगा क्या कि लोग शोक सभा करने के लिए आएंगे 5 मिनट। कुछ सालों के बाद क्या होगा कि लोग फ़ोन से शोक सभा कर देंगे और कुछ समय के बाद वो भी औपचारिकता छोड़ देंगे। तो जो हमारा सामूहिकता का कॉन्सेप्ट है उससे हम और दूर जाते जाएंगे और हम लोग एक्सप्लॉयटेशन के एकदम करीब जाते जाएंगे जब तक हम लोग इंडिविजुअल के रूप में हैं। यह एक बहुत बड़ा समस्या है। ज़रा इसको दूसरे ढंग से सोचिए। पहले जब मरनी मृत्यु भोज होता तो क्या होता था? पहले यह होता था, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, कि जिनके यहाँ मरनी हुई है तो बाकी आने वाले लोग अपने साथ आटा, दाल ये सब ले के आते थे। गांव देहात से बर्तन मिल जाता था, बैठने के लिए दरी हो जाता था, यानी जिसके यहाँ मरनी हुई है उसका खर्चा ना होकर उल्टे उसी को कुछ मिल ही जाता था। लेकिन अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है कि नहीं, टेंट लगाना है, कुर्सी टेबल पर बैठाना है, 4 तरह का व्यंजन परोसना है, जब यह गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया तो अभी भी कम से कम बिहार में ऐसा है कि जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो जिसके यहाँ मरनी है उसको कुछ देते हैं, मतलब आटा दाल तो नहीं देते हैं, पैसे के रूप में देते हैं। हमारे यहाँ है, लेकिन अब समस्या ये है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है कि नहीं टेंट ही लगाना है, नहीं बुफे सिस्टम ही खिलाना है, 5 तरह का पनीर और मशरूम का व्यंजन ही देना है, उसमें समस्या है। और हम लोगों में भी समस्या है कि अगर उस फलाने के यहाँ टेबल कुर्सी न लगा चाहे तो हम लोग कहेंगे अरे बताओ ना, बड़ा अथी से, गरीबी से, अथी से किया है, कंजूसीपन से किया है। तो
ये गोल्ड स्टैंडर्ड को ध्वस्त करना जरूरी है। बाकी मृत्यु भोज में समस्या नहीं, मृत्यु भोज सामूहिकता के दृष्टिकोण से अत्यंत जरूरी है। आप उसको बहुत कम दाम से कम खर्च में कर सकते हैं, और वह खर्च भी मतलब जी कम खर्चे में होना चाहिए। जी। धन्यवाद सर। चलिए ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्वजन आप दोनों का। और अगला हैंड रेज हुआ है बहन दिव्या पटेल जी का। आदरणीय पूरन सिंह ठाकुर सर ने भी हैंड रेज सर मैं थोड़ा कंप्लीट रिमार्क्स है तो उनको अंत में लूंगा। जी 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 तो आदरणीय दिव्या पटेल जी अपनी बात रखें। जैसा कि राहुल सर ने कहा कि भव्यता से करना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे इंसान तो एक सोशल एनिमल है, जैसे हम सामाजिक इंसान हैं, तो हमारी समाज में जो स्टैंडर्ड होते हैं वो ज्यादातर जो रिच लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वही सेट करते हैं। तो समाज में जैसा कि आप सब लोगों ने कहा कि पांचों उंगली एक तरह की नहीं होती, सब तरह के लोग हैं। तो जो सबसे निम्न वर्ग का है, जो सबसे गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो तो वैसे ही अपने आप को असहाय सा महसूस करता है। तो वो क्या है कि उनको उनकी बराबरी करने के लिए, यदि उन्होंने सोचा कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने 5 मिठाई रखी तो चलो हम 2 ही रख देते हैं, मतलब उनकी बराबरी करने की कोशिश करता है। तो इस चीज को हम कैसे दूर करें? तो ये मेरा सवाल है कि इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि यदि कोई बहुत अच्छी संपन्न वर्ग के हैं कोई, और यदि उन्होंने बहुत शालीनता से किए, तो ये एक एग्जाम्पल बन जाता है कि देखो उन्होंने इतना किया, तो वो जो निम्न वर्ग का इंसान है हमारी समाज में, तो वो भी उसको मतलब प्राउडली उसको कर सकता है। ये मेरा सुझाव था। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात 16 आने सच है, लेकिन क्या लाख कहने के बावजूद लोग अपनी व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी बनाने से मानेंगे? जिसके पास संपत्ति है, संसाधन है, क्या हमारे लाख, हम तो मना ही सकते हैं, हम कह ही सकते हैं ना कि आप शालीनता से करें। क्या आप मजबूर कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। लोग कर रहे हैं, लोग जो है भव्यता के साथ कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि हमारे जो संस्कारक तैयार हो रहे हैं, अगर यह अपने जजमानों से उनके कान में उनको नज करना शुरू कर दें, उनके कान में फूंकना शुरू कर दें कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है भैया, सब ठीक है, आप भव्यता से न करें, इतना ही करें, यह भी उतना ही मजा देता है, यह भी उतना ही बढ़िया है, यह जो गोल्ड स्टैंडर्ड है तोड़ना शुरू करें। आखिर वहाँ भी कहना ही है, आप किसी धनवान को यही कह ही सकती हैं कि भैया शालीनता से करें, और यहाँ भी कहना ही है बाकी लोगों से जो कम संपन्न, उनसे कहना ही है कि भाई आप चाहें तो न भी करें तब भी ठीक है। दोनों जगह कहना ही है, किसी को भी आप मजबूर नहीं कर सकती। अब यह देखना है कि आप कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आप दोनों तरफ प्रयास करें, मैं रोक नहीं रहा हूँ। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि रोकना चाहिए, किसी को आप रोक नहीं पाएंगी। नहीं सर, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जिससे हम जुड़े हुए हैं जितने लोग, तो हम थोड़े ना बहुत थोड़े थोड़े तो जागरूक लोग हैं ही, वही जुड़े हैं इससे, मतलब हम अपने समाज का उत्थान चाहते हैं, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम लोग इसको अपने जीवन में अपनाएं, तो वो एक एग्जाम्पल बनेगा, लोग इससे शिक्षा लेंगे। सत्य सत्य। जी आचार्य महेंद्र जी, जी आपका माइक म्यूट हो गया है आचार्य जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, तो हमारे यहाँ जो आपके झारखंड के राज्यपाल जी हैं संतोष जी, जो हमारे मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब जो सेंटर के, तो उनकी पत्नी का देहावसान हुआ, तो उन्होंने कोई भी मतलब जो इतना बड़ा फंक्शन नहीं किया। उसके बाद हमारे भगवत शरण जी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, उन भगवत शरण गंगवार जी, उनके बेटे का देहावसान हुआ, उनका जो 10वां संस्कार हुआ, उसमें केवल उनने हलवा चना खिलवाया था, वो हमारी प्रेरणा से। तो इस प्रकार से मतलब जो हमारे बड़े लोग भी मतलब इसको अपनाना चाह रहे हैं कि हलवा चना खिला दिया, थोड़ा सा नाश्ता करा दिया, तो ये प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे मतलब जो हम वहां तक पहुंच जाएंगे, यही मेरा आपसे मतलब जो है कहना था कि मतलब जो बड़े लोग भी इसको अपनाने के लिए तैयार। जी आचार्य दिगपाल गंगवार जी का हैंड रेज हुआ है। जी आचार्य जी। जी प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम।
और बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, अभी चल रही है मृत्यु भोज के ऊपर। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तर्क हो सकते हैं, क्या अच्छा है क्या गलत, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा। समस्या वहां आती है मृत्यु भोज से, जैसा कि अभी हमारी बहन जी, दिव्या बहन जी बता रही थी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा तामझाम करते हैं। उसमें मृत्यु भोज भी अगर होता है तो भी बहुत ज्यादा तामझाम करते हैं। लेकिन उसी जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है वो उसको देखकर उसका अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो अब समस्या तब आती है जब मान लीजिए किसी परिवार में कोई बीमार हो गया और उसका बहुत ज्यादा इलाज कराया, कर्जे में आ गया, जमीन बेचनी पड़ी या बहुत सारे अपने जो लोन लेना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, यानी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई और उसके बाद में उस व्यक्ति को बच नहीं पाया और अंत में मृत्यु भोज क्योंकि जो चल रही है तो उसे भी करनी है और वो फिर से एक लोन और ले दूसरा उस मृत्यु भोज को करने के लिए। तो सब तब बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए मृत्यु भोज का परित्याग करना ही मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक है। सूक्ष्म जलपान जो भी हमारे मेहमान आते हैं मान लीजिए, तो सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था हम कर सकते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है और भोजन भी बनता ही है क्योंकि परिवार के लोग खाते हैं। लेकिन जो सामूहिक भोज होता है, जो भी आ रहा है वो खा के ही जा रहा है, तो वो व्यवस्था बंद होनी चाहिए। भोजन बने, ठीक है, कोई दूर से मेहमान आया, मान लीजिए कोई बहुत दूर रहता है, दूसरे प्रदेश में रहता है, तो वो तो भोजन करेगा ही भाई। और पहले भी जब हम सुनते हैं जब भोज की परंपरा जो चलती थी तो गांव के या मोहल्ले के लोग मिलकर करते थे। जिस परिवार में कोई इस तरह की घटना घटित हुई है वो परिवार नहीं करता था, क्योंकि जो लोग बहुत मिलजुल के रहते थे, गांव में ये व्यवस्था थी, तो पड़ोसी का रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार मानते थे, तो पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग सब मिलकर आपस में करते थे। लेकिन वो परंपरा जब शुरू हो गई तो वो बर्डन परिवार पे पड़ने लगा, जो एक तो वो वैसी दुख में है, परेशानी में है और उस पर ये बोझ एक तरह से पड़ गया। तो इतना ही मेरा कहना था और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य इकबाल गंगवार जी। कुसुमलता दीदी ने हैंड रेज किया है जी, संक्षिप्त में अपनी बात कहें। ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को जय जय मित्र। मैं बहुत अच्छा लगा आदरणीय महेंद्र पाल गंगवार जी की बातें सुन करके, मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनसे। लेकिन जो मृत्यु भोज पर जो चर्चा हो रही थी, मैंने देखा है मृत्यु भोज पर हमारे जो समन्वय मिशन के संस्थापक मित्रों रजदास जी हैं, इन्होंने मरण महानंद की किताब भी लिखी है। इन्होंने अपने जीवन की जो प्रैक्टिकल घटनाएं हैं उस पर उन्होंने लिखा भी है। तो ये जब उनके जब पिताजी खत्म हुए, तो जब पिताजी खत्म हुए तो किसी का उन्होंने बाल नहीं बनवाने दिए। बोले बाल कोई दोषी नहीं होता है, बाल सबके सिर पर होता है, पूरे शरीर पर होता है, बाल को नहीं काट के करवा लीजिए और बाल किसी को नहीं बनवाना है। और 7 दिन में इन्होंने मतलब जो मरण महानंद की कथा है, तो 7 दिन में सुनाते रह गए और 7 दिन लोग सुनते रह गए, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना किए। और फिर जब 7वें दिन इन्होंने किसी को आमंत्रण नहीं किया, जैसे अपने सगे संबंधी तो खुद ही आते हैं, तो 7 दिन में इन्होंने सादा भोजन बनवाया। अपने जीवन में संकल्प लिए, अपने में संकल्प लिए कि हम ये जो इनका जो जैसे लोग त्रिवेणी करते हैं, बड़े रूप में भव्य आयोजन करते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो ये हम आश्रम में उन्होंने 5 कन्याओं के संकल्प लिए थे कि 5 कन्याओं का हम विवाह करके और सब अपने नात रिश्तेदार को, सगे संबंधी को बुलाएंगे और वहीं उनका जो है सब भव्य आयोजन मनाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। 5 कन्याओं की जगह 7 कन्या हो गई थी और 7 कन्याओं को उन्होंने शादी में जो भी खर्च लगता है, वस्त्र आभूषण, मर्दन कपड़े, गद्दा, रजाई, तकिया, पलंग, बिस्तर, जो भी उन्होंने सब लड़की ने दिया
और दे करके और फिर सब नात रिश्तेदार के बुलाए थे। तो ऐसा भी उन्होंने किया। मान लीजिए जैसे हम लोग क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए हमारे सगा संबंधी खत्म हो जाते हैं हमारे घर के, तो ऐसा सामूहिक जगह में कोई उनके आत्म शांति के लिए कोई कथा है, कोई क्या कहते हैं, कोई आयोजन है, कोई कन्याओं का विवाह है, खर्च करके और सभी नात रिश्तेदार को अपने संकल्प लेकर बुला भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यही मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहती थी। सभी को प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी अभी एक हैंड रेज किया आचार्य महेंद्र पटेल जी ने। जी आपसे अनुरोध है कि संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। जी आचार्य महेंद्र पटेल जी। आवाज आ रही है? जी जी अपनी बात रखिए। हाँ सर, आप सभी स्वागत करता हूँ। मैं एक थोड़ा साझा करने जा रहा हूँ कि अभी मैं वहां गया था छत्तीसगढ़ पिछले संडे को। रायपुर से हमको जाना पड़ा, भाटापारा से आगे एक गाँव है सिलपट्टी। तो वहाँ हमने देखा कि वो समाज में एक बहुत अच्छा मतलब संगठन है। कुछ चीजें आडम्बर तो है, लेकिन जो अच्छी चीजों को सीखना चाहिए। तो हम मृतक में क्या करते हैं, हम लोग 10वें दिन ही सारे कार्यक्रम कर लेते हैं। पूरे जितने कार्यक्रम है वो सब 10वें दिन ही करते हैं। उसी दिन उनका दशगात, शुद्धताई, तेरहवीं सब चीज है। अब वहाँ समाज एक बहुत बड़ा संगठन है कि खाना में आप कच्चा खाना सिर्फ चावल दाल बनवा सकते हैं और सब्जी, इसके अलावा कोई चीज नहीं बनवा सकते। यदि आपने चावल दाल सब्जी के अलावा तीसरा आइटम पूरी सब्जी या कि कोई मिष्ठान बनवा दिया है तो समाज का एक भी आदमी वहां भोजन नहीं करेगा। आएगा, आपके श्रद्धांजलि देगा और चला जाएगा। प्लस समाज द्वारा 11,000 रुपए कम से कम अर्थदंड लगाया जाएगा। दूसरा सर, वहां एक और है, शादी में समाज द्वारा डीजे को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई डीजे बजवाता है तो 11,000, 21,000 जो भी समाज उसकी मतलब कितना बड़ा आदमी समाज द्वारा उसको अर्थदंड दिया जाएगा। अब कोई आदमी उसके यहाँ बारात में नहीं जाएंगे। ये दो चीजें सर मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां का, यही सब साझा करना चाहता हूँ। जी आचार्य जी, आपके इस अमूल्य संस्मरण सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से आप जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड के अनुभव हमारी इस रविवार की मीटिंग में साझा करते रहेंगे ताकि लोगों की जानकारी में इजाफा होता रहे। आदरणीय कृष्ण कुमार सर ने हैंड रेज किया है। जी सर। जी सर, सभी साथियों को सादर प्रातः वंदन। मेरा चूंकि कुछ कहने का नहीं था, बट चूंकि संस्कारों की बात हो रही है तो इसमें 2-3 चीजें प्राय देखी जा रही है कि हमारा समाज उसी व्यक्ति को अनुसरित करता है, यानी जो सक्षम समाज में जो सक्षम व्यक्ति है उसके द्वारा किए गए कृत्यों या कार्यों को लगभग अनुसरित करने का प्रयास करता है। सक्षमता की डिफिनीशन अलग हो सकती है, बट यहाँ पे सक्षमता का सीधा जो मैं बात कहना चाहता हूँ आर्थिक स्थिति से होता है। अगर आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति समाज में कोई कार्य करता है तो उसको लोग या बड़े या थोड़ी सी और ब्रॉडर उसमें जाए तो बड़े पद पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति या कि किसी संवैधानिक उसमें, तो वो लगभग उसी को मानने का प्रयास करता है। तो होता क्या है कि चूंकि वो सक्षम व्यक्ति है वो तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए मान लीजिए एक 13वीं के संस्कार में 1,00,000 2 लाख खर्च करना बहुत आसान बात होती है क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम है। अब होता क्या है कि हम लोग क्या है कि अब सोचते हैं कि उन्होंने तो फलाने ने इतना खर्च किया, अगर हम इससे कम करेंगे या उसके बराबर नहीं करने का प्रयास करेंगे या उसके आसपास पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे तो सामाजिक रूप से हमें लोग क्या बोलेंगे, कि हमें बोलेंगे कि ये देखो कितना खराब व्यक्ति है, उसके हाथ कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई थी। तो ये जो सामाजिक रूप से जो लोग मतलब अपने को हीनता महसूस करते हैं, जिसके बदौलत उनकी आर्थिक स्थिति हो या ना हो जबरदस्ती उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। और तो मेरा कहने का मतलब कि हमारी सामाजिक बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उसका सिर्फ इसलिए निरादर समाज में नहीं होना चाहिए या तिरस्कार की भावना से नहीं देखी जानी चाहिए कि उसने उस फला व्यक्ति के बराबर या उससे बेहतर खर्च नहीं किया। हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति इससे भी इतना भी खर्च करने की ना हो। तो और साथ में ये देखा गया है कि अभी हमारे जो जैसे शादी ब्याह वाला संस्कार में देखें, नित नए जो है नए संस्कारों की इजाद हो रही है। उसमें बहुत सारी जो विधाएं
आने वाले दिनों में मतलब आप देखा गया है पिछले 2-4 साल से देखें कि कुछ ना कुछ नया एडिशन उसमें मतलब होता जा रहा है। और उसके कारण होता क्या है कि ठीक है, एडिशन तो सक्षम वर्ग ने कर दिया कि ये भी रस्म होनी चाहिए। अब उसका खामियाजा जो है हर वर्ग को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो सक्षम वर्ग द्वारा किया गया कृत्य समाज के हर वर्ग तक जो है वो बखूबी पहुंचता है और वो अनुकरणीय अनुसरण करने की कोशिश लोग करते हैं। तो ये जो नए नए जो विधाएं मतलब रीतियां हैं या संस्कार कहेंगे, उनकी इजाद से बचने की जरूरत है और हमें अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही संस्कार संपादित करवाने चाहिए, चाहे जो भी संस्कार हो। और उसमें हमारी सामाजिक बाध्यता नहीं होती। अगर आप सक्षम हैं और आप सभी को 13वीं में खाना खिलाना चाहते हैं, आप अपना सोशल कैपिटल आपका उस हिसाब से सोशल कैपिटल है और जो है इकोनॉमिक स्टेटस आपका अलाउ करता है, परमिट करता है, तो ठीक है आप करिए। परंतु अगर किसी कम सक्षम व्यक्ति ने अगर कम किया है तो उसका मतलब उस मतलब निरादर या हे दृष्टि से उसको नहीं देखना जाना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी मतलब है कि इसमें हमने अपना मेंटल लेवल जो है सुधारने की जरूरत है और हम समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम इस टाइप का माइंडसेट क्रिएट करे दूसरे के प्रति कि अगर वो व्यक्ति सीमित संसाधनों में कर रहा है तो उसका उसी दृष्टिकोण से हमें स्वागत करना चाहिए और उसके उसी एंगल से पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिस तरह से एक सक्षम व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य में हम जिस उत्साह और उमंग के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जी बस, शुक्रिया सर। कृष्णा सर, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा, छोटी सी बात, कि यह बात सत्य है कि हम सभी अपने से ऊपर वाले को एमुलेट करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, लेकिन यह भी बात सत्य है कि कानाफूसी से बढ़ के हथियार दूसरा हथियार नहीं है। चाहे कोई कितना भी धनवान हो, बलवान हो, राजनीतिक रूप से पावरफुल हो। तो आपने जो कहा कि निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे मैंने भी कह दिया था, मैं उसके उल्टा यह कह रहा हूँ कि यदि जब जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो या हमारे सामने घटना हो कि कोई बहुत ही साधारण ढंग से कर रहा है, तो हम सभी अपने अपने स्तर से उसकी बड़ाई करना शुरू कर दें। समाज में लोगों जहाँ चर्चा बड़ा, यार वो तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर। कृष्णा सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल जी। अब मैं संक्षिप्त में एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों के पहले ही सतना जिले में ही बिहटा गांव में आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो लेखक हैं और वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर हैं। उनकी माता जी का देहावसान हुआ और उसके बाद उन्होंने 8वें दिन, चूंकि रविवार पड़ रहा था, तो रविवार के दिन सभी लोगों के अवकाश की सहजता को देखते हुए उस दिन उन्होंने एक शोक सभा का आयोजन किया और उस श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने माता जी की तस्वीर रखी, उनके जीवन वृत्त के बारे में लोगों ने बताया और कुछ लोगों ने अपने विचार रखे। और जो ये बूफे और 5 स्टार भोजन वाली परंपरा है, इसको तोड़ते हुए उन्होंने सिंपल खिचड़ी, चावल की खिचड़ी, उसको प्रसाद के रूप में रखा और उसको लोगों ने खाया और सभी लोगों ने उस कार्यक्रम की बहुत तारीफ की और सभी लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से उस कार्यक्रम की तारीफ भी की कि ये शोक सभा एक आदर्श रूप में रही और लोगों के लिए एक अनुकरण का पात्र भी बनी। कई लोगों ने कहा भी कि हम भी भविष्य में इसी तरह का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे जब भी कभी ऐसा दुखद अवसर आएगा तो। और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय आचार्य पूरन सिंह ठाकुर जी से कि आज के इस मीटिंग को समापन की ओर ले चलते हुए अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय आचार्य पूरन सिंह ठाकुर जी। जी सभी को सादर नमस्कार। आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। हाँ, वो मैंने हैंडल जो उस समय तत्काल है कि वो आहार संबंधी जो चर्चा चल रही थी इसलिए किया था। चूंकि अब पूर्णतः हमारा परिवार हमारे पिताजी के समय से सब शाकाहारी रहे, हमारे घर में मांसाहार पहले से वर्जित था और अभी तक हम सब लोग उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को अपन ने छूट दे दी है। उसका मैं प्रैक्टिकल बताना चाहता था कि मेरा छोटा बालक था, उसको छोटे से ही शीत की बीमारी थी, उसको सांस चलती थी जिसको अपन निमोनिया बोलते हैं।
तो उस पर जब हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने इलाज तो दिया, लेकिन कहा कि इसको अंडा सेवन कराइए आचार्य जी। और बचपन से उसको अंडा सेवन कराया, और यहाँ तक जब जरूरत पड़ती थी तो कभी कभी पूरे शरीर पर अंडे का लेप कर दिया जाता था, तब उसका कहीं शीत शांत होता था। और इस तरह से कम 6-7 वर्ष की उम्र तक ये क्रम चलता रहा। आज उसका परिणाम परिलक्षित होता है कि पूरे घर में सबसे वो 6 इंच बड़ा है। तो जो ये आहार संबंधी बात चल रही थी, जो अंडे की बात आई थी, शायद राहुल जी ने की थी, तो मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूँ कि आहार से संबंधित कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आहार से ही आदमी का चित्त शुद्ध होगा या आहार से ही अच्छी सोच बनेगी। सोच तो उसकी किसी भी आहार करने से सोच व्यक्ति की इधर से उधर परिवर्तित नहीं हो सकती है, क्योंकि विश्व में जितने भी प्रकार के आविष्कार देखे जा रहे हैं और जिनका आज हम उपयोग कर रहे हैं, वो कोई सात्विक लोगों ने उनको नहीं बनाया है। वो सभी प्रकार के आहारी लोग हैं जिन्होंने जो भी आहार उनके क्षेत्र में उपलब्ध थे या जो भी उनकी मानसिकता थी, जैसी उनकी व्यवस्थाएं रही, उस प्रकार का आहार करते हुए उन्होंने विश्व को एक न एक टेक्नोलॉजी दी है। तो उनमें से कोई भी ऐसा वैज्ञानिक हमें नहीं मिलता कि ये सात्विक आहारी था। तो ये जो आहार की परंपरा है, इससे मुझे लगता है कि आहार को हम जिस दृष्टिकोण से हम भारतवासी लोग देखते हैं या जो हमें समझाया जाता है, उसका ज्यादा रीजन हमें प्रैक्टिकली नहीं दिखता है, इसलिए मैंने हैंड किया था। और बाकी ये सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे मान लो अंतिम संस्कार से लेकर के मृत्यु भोज तक का हो, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, और 16 संस्कार, तो ये जो संस्कार है ये सब सामाजिक कार्यक्रम है। समाज उसमें जो परिवर्तन करना चाहे, जैसा उचित लगे, इसको धर्म से कोई संबंध नहीं है संस्कारों का, क्योंकि धर्म अलग चीज है और संस्कार और सामाजिक कृत्य अलग चीज है। विवाह पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है, अंत्येष्टि का और मृत्यु भोज इत्यादि ये पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है। किसी आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो जन्म लेते ही बच्चे जो खत्म हो जाते हैं उनको जमीन में गड़ा दिया जाता है और उनकी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो आत्मा तो उनकी भटकना चाहिए थी, जो पैदा हुआ था और 100 साल तक जीने की आशा लेकर के आया, लेकिन नहीं जी पाया। तो यदि आत्मा का कोई ऐसा अस्तित्व होता, आत्मा कोई ऐसा माने कहना चाहिए एक विकल्प होता कि उसके उद्धार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो फिर छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए था। बड़े बूढ़ों की आत्मा की ही चिंता काहे कर रहे हैं यहाँ पर सारे लोग, जो यहाँ पूरा जीवन जी करके गए, तो उनकी आत्मा की ज्यादा चिंता की जाती है, और जो यहाँ जी नहीं पाए उनकी आत्मा के संबंध में कोई विधि विधान नहीं है। तो ये सब सामाजिक कार्यक्रम है और उनको मैं तो समझता हूँ कि जितनी सहजता से हो सके। अब अभी एक घटना हुई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, और वहां पर माता की अस्थि विसर्जन करने के लिए 4 बेटे गए, यादव परिवार के थे, और एक्सीडेंट में 4 बेटे खत्म हो गए। फिर उनकी 4 की एक साथ चिता जलाई गई और उस पर पोस्ट डली थी। तब मैंने कहा था कि ये जैसे आज से 100-200 साल पीछे जाएं, जब संसाधन नहीं थे तो कोई प्रयागराज या गंगा जी इतने दूर तक नहीं जाते थे, अपने स्थानीय तौर पर कार्यक्रम कर लेते थे। कोरोना काल में भी यही घटित हुआ, लेकिन कोरोना काल की आत्माएं या पहले की ऐसी आत्माएं कोई प्रश्न लेकर के नहीं आई कि भाई अब हमारे लिए अब कोरोना खुल गया है तो कुछ उद्धार की प्रक्रिया करो। तो ये एक सामाजिक सोच है, आत्मिक या आध्यात्मिक या धार्मिक कोई ऐसा है नहीं कि मजबूरी है करने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि जैसे भोज में जो आपकी मुसीबत में खड़े नहीं होते, जो आपके समय कोई जमानत की जरूरत पड़ जाए तो जमानत देने तैयार नहीं है, कोई गवाह बनने तैयार नहीं है, कोई आपकी आपस मुसीबत में आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो जब फिर विवाह शादी में हजारों लोगों को भोजन कराने की क्या जरूरत है?
जो आपके किसी मतलब के लोग नहीं हैं, आपके जीवन से जिनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसे कार्यक्रम में उनको भोजन कराने से भी अपन को क्या कौन सा महत्व है। ये सारी चीजें समझते हुए हम अगर इस विषय पर आ जाएं कि जिनसे वास्तविक हमारे संबंध हैं, जो वास्तविक में हमारे हितैषी हैं, हमारे हित चिंतक हैं, नाते रिश्ते के हैं, जिनको हमारी हमेशा चिंता रहती है, उनको बुलाना, भोजन कराना अनिवार्य है। तो वो मृत्यु भोजन कह के हम उसको श्रद्धा भोज कहते हैं कि जो श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो जिनकी श्रद्धा है, तो उनको हम सादा भोजन जैसे बहुत अच्छा विकल्प भी सुझाएगा तो खिचड़ी का, हाँ बिल्कुल ये खिचड़ी ही बनाई जाए और इससे ज्यादा कुछ ना बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि भोजन तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। अपने द्वार पर कोई आता है तो यहाँ से कोई भूखा ना जाए। जो भी आए हैं उनको भूख यदि लगी है तो भोजन करके ही जाए, लेकिन एकदम सादा भोजन होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबके बहुत अच्छे विचार रहे और ये है कि जैसे राहुल जी ने समर्थन किया, मैं भी समर्थन करता हूँ कि कोई एक परंपरा किसी के ऊपर थोपी ना जाए कि नहीं यही इस मान लो गायत्री परिवार है या आर्य समाज है या आर्जक समाज है या अन्य जो भी परंपराएं हैं यही सही है। भाई जिस क्षेत्र में जो व्यवस्था, जो परंपरा, जो मिशन या जो समाज की जो अनुकूलता पड़ती है, जो उनके पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार कार्य कर लें। कोई मिशन के लिए हम किसी मिशन के लिए समर्पित हो जाए कि नहीं यही मिशन पूरे विश्व में जाना चाहिए, तो फिर आप समाज का काम नहीं कर रहे, आप मिशन का काम कर रहे हैं। समाज का काम करने वाला व्यक्ति उस समाज, उस क्षेत्र में, उस एरिया में क्या उनके लिए उपयुक्त है, क्या उनके स्वभाव के अनुकूल है, क्या उनके स्वभाव के लिए कैसा भोजन, कैसा रहन सहन, कैसी विचारधारा, उनके क्षेत्र परिस्थितियां और इसके अनुकूल जो पड़ता है, हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी मिशन को। तो जो हमारी परंपरा है, वो हमारा पारंपरिक रीति रिवाज है, वो हमारी संस्कृति है, तो हम किसी दूसरे की संस्कृति को नष्ट करके अपने मिशन को स्थापित करें, ये समाज का काम नहीं है। मिशन का काम है कि किसी की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने का एकमात्र उद्देश्य है। तो हम संस्कृति और परंपराओं को बचाएं, ना कि किसी विचारधारा को पूरे समाज के ऊपर थोपने की कोशिश करें। मेरा ऐसा अपना मत है कि हम समाज की मांग, समाज की स्वीकारता, समाज की मनोदशा के अनुकूल उस क्षेत्र के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है वो करें। हम किसी मिशन को लेकर के जाएं कि नहीं यही मिशन सब सर्वश्रेष्ठ है, यही मिशन पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसी मिशन से सबका कल्याण होगा, हम इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है। हम यह है कि जो हमारे उस समाज की, उस क्षेत्र की परंपराएं हैं, उसके अनुकूल उस समाज को आगे बढ़ने दें, उसी में हेल्प करें, उसी में क्या सुधार करने लायक है उसको सुधार करें, और उसमें क्या छोड़ने लायक हो गया है, जो रूढ़ियां हो गई हैं, पुरानी परंपराएं हैं, तो नए समाज के लिए नई परंपराएं बना करके दें। ना किसी मिशन, ना किसी विशेष धर्म, किसी संगठन को थोपने के बजाय उनको स्वतंत्रता प्रदान करें समाज को। ऐसा मेरा मत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। पूरन सर, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं यह नहीं कह रहा था कि किसी विधि का गोल्ड स्टैंडर्ड ध्वस्त करना चाहिए। मैं विधि अपने संस्कारकों के लिए कर रहा था कि एक से ज़्यादा विधि सीखें। गोल्ड स्टैंडर्ड मैं उस संदर्भ में बात कर रहा था कि जो हमारे दिमाग में, हमारे सोसाइटी में तरह तरह गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे आपने खिचड़ी का ही सुझाव दिया, या छत्तीसगढ़ में महेंद्र सर ने सुझाव दिया कि कच्ची का, तो कहीं भी गोल्ड स्टैंडर्ड जब हम ब्रैकेट खड़ा करते हैं, दीवार खड़ा कर देते हैं, तो उसमें समस्या रहती है। मैं यह कह रहा हूँ कि इन गोल्ड स्टैंडर्ड को ध्वस्त किया जाए कि कहीं कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं ये कह रहा था। जी बिल्कुल, जहाँ जो उचित है क्षेत्र के लिए, जो उनकी पुरानी परंपराएं रही, उनमें थोड़ा बहुत सुधार करके उसको नए तरीके से वहीं के वहीं वो निर्मित कर लें, ताकि उनके स्वभाव के अनुकूल रहेगा। अब स्वभाव के विपरीत कोई संगठन हम ले जाएं और फिर उसको स्थापित करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है ये समाज सेवा नहीं है, अपना प्रचार प्रसार है, किसी संगठन विशेष का प्रचार प्रसार है। समाज में उसका हित है कि अनहित, ये बात उस क्षेत्र के लिए हो सकता है कि वो लागू ना हो। सर मैं ये कह रहा था कि जो है जो सामाजिक नीति होती है
उसमें कुछ चीजों को प्रतिबंध करते हैं, जैसे उन्होंने खाने में प्रतिबंध ये लगा दिया है, कोई भी आदमी सिर्फ सामान्य भोजन, कच्चा भोजन नहीं बनाएगा, एक ही दिन में कार्यक्रम करेगा मृतक का। शादी नहीं, बहुत अच्छा है। यही मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग सुधार कार्य वहाँ हो रहे हैं वो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, ना कि हम उसको नकार करके और अब दूसरी कोई विधि विधान वहाँ थोपें, तो वो उस क्षेत्र के लिए हो सकता है वो उचित ना होगा। तो जो वहाँ लोग सुधार कर रहे हैं हम उसको ही, उसमें और क्या सुधार हो सकता है उसके लिए आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा सोचना है। जी आदरणीय अरविंद सर, जी लास्ट में डॉक्टर रघुनाथ सिंह सर को एक दो मिनट के लिए बुला लिया जाए, इसके बाद समाप्त कर दें। जी बिल्कुल सर। तो चूंकि आज की चर्चा एक गंभीर विमर्श की रही, तो इस पर मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जो आहार की बात आई थी, तो आहार ये है कि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जो उचित हो, उपयुक्त हो, वो आहार उपयुक्त है। कुछ लोग इसमें शाकाहार का समर्थन करेंगे, कुछ लोग मांसाहार का समर्थन कर सकते हैं, कुछ लोग दोनों के बीच का रास्ता चुन सकते हैं। तो जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप हो, जैसे किसी को अगर शीत हो जाए, कोई वैसी समस्या हो, तो अल्कोहल भी आहार के रूप में, दवा के रूप में दिया जाता है। तो जितने भी अरिष्ट बनते हैं आयुर्वेद में, उसमें अल्कोहल की एक मात्रा होती है, लेकिन एक उचित मात्रा तक ही वो शरीर के लिए और व्यक्ति के लिए हितकर है। वही जब बियर या रम की बोतल के रूप में शरीर में जाने लगती है तो नुकसान करती है। तो हर आहार अपनी उचित मात्रा तक उसके देश काल वातावरण के अनुरूप और जो उसको लेने वाला है उसकी उम्र परिस्थिति के अनुरूप ही उचित है, और हमें इसी का ध्यान रखते हुए मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। दूसरी बात, हर चीज के विकल्प उपलब्ध है। अगर प्रोटीन रिच डाइट से किसी की कोई समस्या दूर होनी है तो प्रोटीन के कई विकल्प उपलब्ध हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार, आर्थिक सक्षमता अनुसार उसको अपना सकता है। इसके लिए किसी का कोई विरोध या किसी का कोई खास प्रचार मुझे हमारे प्लेटफॉर्म से न उचित नहीं लगता। दूसरी बात संस्कार की कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे, जैसे राहुल जी कहा करते हैं अक्सर, नज करना, तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस शादी विवाह या अच्छे कार्यक्रम की तरह किए जाने वाले मृत्यु भोजों को नज कर सकते हैं कम करने के लिए। लोगों को ऐसा नज कर सकते हैं कि ये आडंबरपूर्ण जो मृत्यु संस्कार होने लगा है इसको कम किया जाए। और कोई व्यक्ति यदि ये चाहता है कि मेरी सोशल कैपिटल बढ़े, तो सोशल कैपिटल उसके खाने खिलाने से नहीं बढ़ने वाली है, लोगों से मिलने जुलने और संपर्क से बढ़ने वाली है। जो लोग वाकई में उसके प्रति एम्पैथी रखते होंगे वो आएंगे। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था इंद्रजीत सिंह जी के यहाँ के कार्यक्रम का, जिसमें खिचड़ी उन्होंने रखा था, जिन लोगों को उनसे वाकई में एम्पैथी सिंपैथी थी वो सारे लोग आए थे वहां पे, और आने के बाद उन्होंने अपनी सिंपैथी व्यक्त की। और चूंकि कोई व्यक्ति आया है, कोई 25 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर दूर से भी लोग आए थे, तो उन सबने खिचड़ी खा के अपनी भोजन की जो व्यवस्था की गई थी उनके उससे तृप्त हुए और उसके बाद अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। तो धीरे धीरे जब हम नज करेंगे कि भव्यतापूर्ण और आडंबरपूर्ण को कम करना है, लेकिन लोगों के मिलने जुलने को प्रतिबंधित नहीं करना है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इससे हमें एक फायदा और होता है कि अगर डेली 10-25 लोग आते रहेंगे तो जिस व्यक्ति के घर में वो दुर्घटना हुई है वो परेशान रहेगा कि रोज लोगों को आने के लिए मैनेज करना है, उनकी बैठक व्यवस्था, उनकी भोजन व्यवस्था। और अभी जब एक निश्चित दिन हो जाता है कि 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन या 13वें दिन किस दिन लोग इकट्ठा होंगे, तो सारे लोग एक ही दिन आ जाते हैं, तो वह व्यक्ति भी जो है अपनी व्यवस्था कर लेता है कि आज मेरे यहाँ लगभग इतने लोग आ सकते हैं तो उनकी व्यवस्था कर लूं, और बाकी दिन वो अपना दैनिक जीवन के कार्यक्रम ही संपन्न करा सकता है। उसकी जीवनचर्या के कार्यक्रम है, घरेलू परिस्थिति है, खेती बाड़ी के कार्यक्रम है, नौकरी के कार्यक्रम है, तो इनको वो संचालित कर लेता है और एक दिन में सभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करके वापस हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अब मैं आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हुए अनुरोध करूंगा हमारे संरक्षक मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर से कि आज का हमारा विमर्श इन्हीं बातों पे रहा, तो इन पे अपने बातें रखते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर। हाँ, सभी साथियों को सादर नमन। आदरणीय पूरन सिंह सर,
राम सुजान सर, महेंद्र जी और महेंद्र लोधी सर, कृष्ण कुमार जी, साथियों के विमर्श का निचोड़ बहुत ही उत्साहवर्धक है। और ये जो अभी पूरन सिंह सर ने जो बताया, एक्चुअली हम बिना किसी परेशानी के, हम जिस भी परिवेश में रह रहे हैं, उसी बिना किसी परेशानी के कोई ऐसा हमको महसूस नहीं हो कि ये एक बोझ है हम हमारे लिए, ये जो मृत्यु भोज या जो संस्कार हैं, तो दो चीज बहुत प्रभाव करती है। एक तो आदमी की सोच और उससे जुड़े हुए जो सामाजिक परिवेश है, तो लोगों को ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसमें आदमी का आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि जो है बहुत जरूरी है। और उसका जो है सीधा प्रभाव जो है परिस्थितियों के अनुसार उस पे परिवार पे पड़ता है। तो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन, जो सोच में क्रमिक परिवर्तन हम जो एडजस्ट करते हैं, उसमें जो है लगातार प्रयासरत रहने से ही जो है, हम लोग देख रहे हैं कि विगत 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष में जो गति है बढ़ी है। जो लोगों में पहले दृढ़ता होती थी कि हम नहीं ऐसे ही करेंगे, तो उसमें कमी आई है। और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकता का प्रभाव जो है दिख रहा है। और अभी मैं हाल में 2-3 दिन पहले की बात है, किसी के यहाँ शोक प्रकट करने के लिए गया था, तो हमने प्रयास किया, उनको बताया भी। तो ये विषय चूंकि आज मुख्य चर्चा का बिंदु यही रहा है, तो हमने उनको प्रयास किया, तो वो ऐसा एक इमोशनल जो है लोगों के मन में, तो बोले नहीं, वो तो उनके वाइफ की डेथ हुई थी, तो बोल रहे थे ने मेरे को बोला है कि ये सब ट्रेडिशनल वे में, जैसे ये सब पारंपरिक रूप से, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने सालों से चल रहा है, तो इतना इमोशनली वो चार्ज हो गए कि मेरे को खुद भी जो है 2-3 बार वो किया, तो बोले नहीं, अब मैं बात को कैसे टाल सकता हूँ, जैसे उन्होंने कोई वचन दे दिया हो। तो एक ये एक्सट्रीम परिस्थिति है। अभी भी एक्सट्रीम परिस्थिति में जो हम 40-50 साल या और पीछे जो है ना, हम जो देखे हैं, और उसमें परिवर्तन के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और जब तक प्रगतिशील सोच नहीं आएगी, और ये इमोशनल ब्लैकमेल कहिए या खुद जानबूझ के ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम परिस्थिति, वो रिजिडिटी जो है ना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और वहां से अभी देखिए, अभी हम सभी साथियों के माध्यम से ये सुने, इसमें अरविंद जी ने उसको संक्षेप में दोहराया भी। और जैसा कि पूरन सिंह सर ने बताया कि समय अनुकूल जो है और आवश्यकता अनुकूल, अभी जैसे उन्होंने बच्चे के बीमारी से निजात पाने के लिए जो चिकित्सकों ने परामर्श दिया कि इसको अंडे का सेवन कराइए, तो यहाँ पे अंडे का सेवन जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया गया, और उसका परिणाम भी कि बच्चे की जो ग्रोथ है बाकी बच्चों की तुलना में, उसका परिणाम जो है अच्छा है। तो और अभी जैसे अरविंद जी ने बताया कि वो आयुर्वेदिक औषधियों में अल्कोहल की मात्रा जो है बहुत
सारी ऐसी औषधियां हैं जो कि मात्रा अलग अलग अनुपात में रहती है, बट रहती है। और मैं जिज्ञासा बस एक बार वो ये सुर संजीवनी द्राक्षासा का वो कंपोजिशन पढ़ रहा था, तो उसमें 55% अल्कोहल दिया हुआ था। तो ये विषय ये अल्कोहल पे हो रहा था, तो मैं ऐसे बोला कि ये लोग बाग उसका भी सेवन करने से उनको नशा मिलता होगा, तो बाजारों में वो दवाई जो है वो उसकी कमी जो है ना, जो लोगों को जब ये नहीं मिलता है तो उसमें जा करके औषधि के रूप में नहीं, उसको अपने मन में जो उनके उद्वेग रहता है उसको शांत करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये भटकाव है। मगर सही बात तो यही है कि हम जो है जब औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके दूसरे पक्ष को नहीं देखते हैं, और ये सर्वमान्य है। और उसका परिणाम अभी आपने सुना। तो दूसरी बात, पूरन सिंह सर ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि देखिए वैज्ञानिक जो सोच है, जो विज्ञान में योगदान जो है, आप देखिए विश्व स्तर पे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जैसे देखिए जर्मनी का उदाहरण ले लीजिए, ब्रिटेन का ले लीजिए, और रूस, ये फॉर पहले का यूएसएसआर, ये जितने कंट्री हैं, इनका तो भोजन जो है ना, भोजन हम अपने मानसिकता को लेकर के वहां जब जाएंगे तो हम तो खा भी नहीं पाएंगे। तो ये उनकी दिनचर्या का एक अंग है। उनको हम बोले कि हमारा भोजन आप जो है खाओ, तो उनको हंसी आती है। हम उनके भोजन को देख करके हंसते हैं। तो ये जो जिस परिस्थिति में पैदा होता है, जो जिस परिस्थिति में ढलता है, उसी के अनुरूप उसको लगता है कि हमारी जीवनचर्या जो है दैनिक जो उपभोग की चीजें उसी के अनुरूप होनी चाहिए। मैं खुद का उदाहरण, मैं एक बार जर्मनी में का उदाहरण दे रहा हूं। तो अब वहां पे वो बियर जो है पानी की जगह वो रखा, तो मैं बोला नहीं, ये हमको तो पानी चाहिए। तो बोले, वो बताए कि यहाँ बियर जो है सस्ता है, पानी महंगा है। तो चूंकि वो कंपनी के अब हम गेस्ट थे, तो उन्होंने बोला नहीं आपके लिए हम व्यवस्था करेंगे। बट मैं वहाँ जिस रेस्तरां में डिनर कर रहा था, तो किसी टेबल में पानी नहीं देखा, पानी की जगह वो बियर रखा हुआ था। तो अब उसको हम ये उदाहरण के रूप में इसलिए कर रहे हैं कि वो परिस्थिति उनको अच्छी लगती है, और वहां वो लोग बियर को सस्ता वो करते हैं और पानी को महंगा, चूंकि पानी के रूप में वहां बहुत कम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उसकी कीमत ज्यादा रखे हुए हैं। तो ये जिस परिवेश में हम रहते हैं, और ये अभी चूंकि केंद्र बिंदु मृत्यु भोज पर वो है, तो मैं अभी छत्तीसगढ़ का उदाहरण, बस्तर का भी एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब क्या मान्यता है वहाँ, जो ट्राइबल्स हैं, तो जो जैसे बच्चे की डेथ हुई, बुजुर्ग और प्रौढ़ और फिर बुजुर्गों की हुई, तो वो बैल काट करके उसको जो है भोज के रूप में सबको खिलाते हैं। यदि कोई बच्चा है तो वो बछड़े को काटेंगे, और जो प्रौढ़ लोग हैं, ज्यादा किसी की मृत्यु हुई तो उस अनुपात में फिर वो बैल को काट करके खिलाते हैं। अब ये बड़ा अटपटा मेरे को खुद लगा, चूंकि वहाँ भाषा की भी एक सीमा थी, तो हमने लोगों से उसमें चर्चा किया, तो बताया कि यहाँ का रिवाज है, और यदि वो नहीं करेंगे तो वो भी बुरा मानते हैं। तो वो ये बुरा मानने वाला तो सभी समाज में है, चाहे हम यहाँ पे अपने जिस जगह में हम हैं वहां की बात करें, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की हम कमजोरी कहेंगे, बुराई, उनको ये कहें कि बुराई है तो अच्छा नहीं मानेंगे, तो ये कमजोरी है। तो इस कमजोरी को किस तरह से धीरे धीरे हम त्याग करके अपने मनोबल को, मनोदशा को और सुदृढ़ करेंगे, तो समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ है और होगा। मगर जो लादा जाता है बोझ नहीं लगे,
तो कितने सरलीकृत तरीके से हम कर सकें, और जो जो संपन्न हैं, जो ज्यादा उसमें पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो उनके मन में भी बदलाव होना चाहिए कि ये हम समाज के लिए, जन कल्याण के लिए इस पैसे को दे सकते हैं तो अच्छा है। तो जैसे खिचड़ी वाला उदाहरण अभी आपने दिया, तो ये धीरे धीरे और लगातार प्रयासरत भी रहना है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार वो करने से परिवर्तन तो हो रहा है। चाहे आज 10% हुआ हो, पहले तो शून्य था, शून्य से 10% हुआ, 15 होगा, 25 होगा, धीरे धीरे वृद्धि होगी, समय लगेगा। और जिस बात पे अभी सब लोग जोर दे रहे हैं, तो राहुल जी ने बताया कि किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करना, उसको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो है ना ये जबरदस्ती किया जा रहा है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा और सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो गया है, हम लोग सुन रहे हैं इस पे, और वृद्धि होगी। हमको लगता है कि आने वाले 10 वर्ष में, 15 वर्षों में हम सुनेंगे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति 40% तक कर लिए हैं, 45% तक किए हैं। समय लगेगा, क्योंकि एक देसी कहावत है, ये जन्म जन्म का कोढ़ जो है ना, एक दिन में नहीं जाएगा, इसमें समय लगेगा। तो ये हम लोग चूंकि इसको एक मिशन लेकर के चले हुए हैं, तो हमें अपने आत्मबल को कमजोर नहीं होने देना है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अरे ये जो है ना अब हमारी बात नहीं मान रहा है, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद का अभी 3 दिन पहले का उदाहरण इसीलिए दिया, मैं 3-4 बार प्रयास किया, मगर वहां से जैसे इमोशनल जो रिस्पांस आया, हमारी वाइफ भी थी, तो लगा कि इमोशंस जो है ना रूल कर रहे हैं, लॉजिक रूल नहीं कर रहे, इमोशंस रूल कर रहे हैं। समाज सुधारक लोग अक्सर कहते हैं जानो तब मानो, पर हम लोग हमेशा वही नहीं चुनते जो सही है, तार्किक है, बल्कि अक्सर हाँ जिस चीज़ से परिचित हैं वह चुनते हैं। यदि एक नया तथ्य आपके लंबे समय से बने समझ को गलत सिद्ध करता है, तो एक गलत तथ्य जिससे हम पूर्व से वाकिफ़ हैं, नए तथ्य की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। इसलिए हमारे सोचने के पैटर्न यदि गलत भी हों तो जल्दी बदलते नहीं। यह हमारे दिमाग की कमी नहीं है, बल्कि चूँकि यह हमारे सोचने के तरीके में और इसलिए हमारे परिवेश से दैनिक इंटरैक्शंस में अस्थिरता लाता है, इसलिए अवांछनीय है। हमारा नज़रिया चीज़ों को उसके वास्तविकता में देखने के लिए नहीं बनता है, बल्कि हमारे अनुभवों को स्मूथ रखने के लिए बनता है। पर ये सारी चीज़ें परिवर्तनीय हैं। केवल नए तथ्यों को एक लंबे समय में अनेकों तरीकों से हमसे चिर परिचित बनाना है, और फिर ये नए तथ्य हमारे स्थापित नज़रिया बन जाते हैं, सुरक्षित महसूस होते हैं। यदि यह बदलाव धीरे धीरे समाज के कई लोगों में हो जाए, खासकर जो आपस में किसी तरह से जुड़े हों, तो अगली बार उस समूह के नए सदस्य द्वारा नए तथ्य को अपनाने में समय नहीं लगता। एक तरह से यह स्नोबॉलिंग इफेक्ट है। तो अब आदमी ये एक ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम हतोत्साहित हो रहे हैं, मगर हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। 100% सफलता किसी भी उसमें नहीं मिलती है आसानी से। 100% सफलता, मगर हम सोचते हैं कि 10% भी हुआ, 15 भी हुआ, क्रमिक इसमें उन्नति होनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस भावना को लेकर के हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, और हमारे जो इस क्षेत्र के मूर्धन महानुभाव हैं, मैं अभी पूरन सिंह सर का सुना, महेंद्र जी ने भी बीच में उन्होंने अपने जो है बात रखी, और जो इसमें हमारे अग्रज हैं, जो इनकी विधा रही है, ये उनकी विधा रही है, जिन्होंने इसको अच्छी तरह से देखा है, उसको जी रहे हैं, आत्मसात किए हुए हैं। तो इन महानुभावों के मार्गदर्शन से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, और सफलता तो मिलनी निश्चित है, क्रमिक होगी। प्रतिशत अभी हमें कम लग रहा है,
ये प्रतिशत बढ़ेगा और जितना हमारा लक्ष्य है हम लोग वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। समय लग सकता है और एक टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, सभी लोग लगे हुए हैं और इस परिस्थिति से हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संबोधन को समाप्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके उत्साह के लिए, आपके संयम के लिए कि हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ऐसे प्रयासरत हम सब लोग रहेंगे और हम सब लोग अपने अग्रजों से इस क्षेत्र के जो अग्रणी लोग हैं, जो पुरोधा हैं, उनसे मार्गदर्शन हम लोग भी ले रहे हैं, उत्साह के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम के समापन की हम अपनी तरफ से घोषणा करते हैं।